हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पैशन ऑफ हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। तो हम टॉपिक कर रहे थे हमारे इतिहास विषय में कि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन जो उत्पन्न हुआ या राष्ट्रीय इतने आंदोलन चले देश को आज़ाद करवाने के लिए, या फिर देश की जनता में जो जागरूकता आई थी उसके उदय के कारण क्या थे, कि वो किन किन कारणों से आई, कैसे जो है वो स्थितियाँ बनी, ऐसे कौन कौन से कारण रहे जिसके कारण जो है भारत की जनता जागरूक हुई और उसने जो है अपने देश को अंग्रेज़ों से आज़ाद करवाने का बेड़ा उठाया या फिर फैसला लिया। तो उसके बारे में जो हम ये टॉपिक कर रहे थे, इस टॉपिक पर हमारी जो है एक क्लास हो गई है जिसमें कि हमने इनकी कांग्रेस की स्थापना इसके बारे में देखा। फिर आगे हमने देखा कि जागृति के कारणों में हमने 5 पॉइंट को पिछले क्लास में कवर कर लिया है। पहला पॉइंट हमने किया था कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद, कि अंग्रेज़ों की जो साम्राज्यवाद की अंग्रेज़ों की जो भारत में राज करने की नीति थी वो ही ऐसी थी जिसने कि भारतीयों को प्रेरित किया, क्योंकि अंग्रेज़ जो है भारत के लोगों का शोषण करते थे, उनको नीच समझते थे, उनको अपने से हीन समझते थे, उनकी अपमान करते थे उनका, और ना ही उनको ऊंचे पदों पर नौकरियां देते थे। तो उनका जो शासन करने का तरीका था अंग्रेज़ों का, उसके कारण जो है भारतीयों में जागरूकता और भारत के लोगों में धीरे धीरे जो अपने देश को आज़ाद कराने की भावना बढ़ती चली गई। फिर सेकंड पॉइंट हमने किया कि भारत की यूरोप देशों से संबंध, कि भारत के जो यूरोप के अन्य देश थे, जैसे कि यूरोप का ही एक देश है इंग्लैंड जहाँ से अंग्रेज आए थे, वैसे ही यूरोप महाद्वीप के अन्य देश पुर्तगाल, इटली, ये सारे हो गए ना। तो वहाँ पर भी जो है अन्य देशों से भी भारत का कांटेक्ट था, उस समय थोड़ा बहुत व्यापार होता था फ्रांस इनसे। तो वहाँ के लोगों से जो है जागरूकता आई, क्योंकि वहाँ के जापान में भी इटली में भी एकीकरण हुआ था, जर्मनी का एकीकरण हुआ था, और अमेरिका की जो 13 बस्तियाँ थी वो भी अंग्रेज़ों से आज़ाद हुई थी। तो उनकी आज़ादी से भी भारतीयों को प्रेरणा मिली कि अगर यूरोप के ऐसे छोटे छोटे देश जो गुलाम थे वो आज़ाद हो सकते हैं, अपने देश में अपने लोगों का शासन स्थापित कर सकते, तो आज़ाद हम भी हो सकते हैं उनके बारे में। फिर थर्ड पॉइंट कि भारत की राजनीतिक एकता, की राजनीतिक एकता भी थी, तो कि अंग्रेज़ों ने भी जो है भारतीयों में कहीं ना कहीं राजनीतिक एकता स्थापित करने की कहीं ना कहीं ये बल्कि उन्होंने भूल भूल में ये काम कर दिया कि जब भारत में राजाओं का शासन खत्म हुआ था औरंगजेब के बाद, जब 1857 की क्रांति और ये हुई थी ना, उसके बाद में मुगल काल में जो अंतिम राजा था उसका शासन समाप्त हो गया था। तो उसके बाद जो है अंग्रेज़ों ने भारत के जो छोटे छोटे राज्य इधर उधर बिखरे थे उनको एकीकृत किया और वहाँ को इकट्ठा बसाया, वहाँ की जनता पर एक जैसे कानून लागू किए। तो उसके कारण भी जो है भारतीयों में राजनीतिक एकता स्थापित हुई। फिर जातीय कटुता, कि अंग्रेज जो थे वो भारत के लोगों को जाति के तौर पर भेदभाव करते थे, उनका अपमान करते थे, उनको हीन समझते थे, उनको अपने से नीची जाति का समझते थे, उनके साथ ना तो ट्रेनों में यात्रा करते थे, और जहाँ पर अंग्रेज़ लोग होटल वगैरह में खाना खाने जाते या रहते थे वहाँ पर भारतीयों को जाने की अनुमति नहीं थी, और जिन पदों पर अंग्रेज़ों की नियुक्ति की जाती थी वहाँ पर भी भारतीयों की नियुक्ति नहीं की जाती थी। तो इस तरह से जो है अंग्रेज़ों ने काफ़ी अपमान किया था भारतीय लोगों का। फिर पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव, कि अंग्रेज़ों की जो पश्चिमी संस्कृति थी, जो अंग्रेज़ों ने यहाँ पर स्थापना की, अंग्रेज़ों ने इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले और अपने तौर तरीके अपने कानून वगैरह लागू किए। इंग्लिश मीडियम स्कूलों में जो है अंग्रेज़ों की किताबें पढ़ाई जाती थी, वहाँ के जो विचारक थे, वहाँ की जो साहित्य की पुस्तकें थी वो पढ़ाई जाती थी। तो भारतीयों में भी जो उन पुस्तकों को पढ़ने से प्रेरणा आई, वहाँ के विचारों को लोगों ने पढ़ा, और अंग्रेज़ों की जो वहाँ पर इंग्लैंड में जो सरकार चल रही थी जिसमें कि स्वतंत्रता को महत्व दिया जाता था, समानता को महत्व दिया जाता था, तो उन सभी को भी जो है भारतीय लोगों को काफ़ी प्रभावित किया, और भारतीय ने सोचा कि ये शासन हम अपने देश भारत में भी स्थापित करवा सकते हैं, लेकिन इसके लिए जो है हमारे देश में हमें अपने ही लोगों की सरकार बनानी होगी और अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकालना होगा। नेक्स्ट पॉइंट आज जो हम करने वाले हैं वो है अंग्रेजी भाषा का प्रचार, कि ब्रिटिश काल में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार जो है भारत में जोरों पर हुआ, क्योंकि अंग्रेज़ों को जो है भारतीय लोग चाहिए थे अपनी फैक्ट्रियों में, अपनी कंपनियों में काम करने के लिए, तो उनको अंग्रेजी सिखाना ज़रूरी था भारतीय लोगों को। इसीलिए अंग्रेज़ों ने जो है अपनी शिक्षा को, अंग्रेजी शिक्षा को यहाँ के भारतीय स्कूलों में लागू किया और भारतीय लोगों को अंग्रेजी शिक्षा का ज्ञान दिया, ताकि ये जो है हमारे लिए पढ़ लिख कर नौकरी कर सकें।
तो 1835 में भारत में शिक्षा का माध्यम जो है अंग्रेजी कर दिया गया। 1835 से पहले भारत के जो विश्वविद्यालय थे, स्कूल थे, कॉलेज थे, सभी में जो है हिंदी मीडियम में और संस्कृत में पढ़ाई होती थी। लेकिन 1835 के बाद जो है अंग्रेजी माध्यम में भी पढ़ाई होने लगी, जो कि आज हम इंग्लिश मीडियम स्कूल बोलते हैं। वो पढ़ाई जो 1835 से अंग्रेजों ने लागू की थी। ब्रिटिश शासन का अंग्रेजी का प्रचार करने का उद्देश्य क्या था? सस्ते क्लर्क प्राप्त करना, कि भारतीयों को पढ़ा लिखा कर उनको अंग्रेजी भाषा का ज्ञान दे दिया जाए, ताकि जो हमारे कंपनियों में हमारे नीचे क्लर्क के तौर पर काम कर सकें और हम उनको सैलरी भी कम दें। भारतीयों को अंग्रेजी शासन के प्रति स्वामी भक्त बनाना था। अंग्रेजों अपने नीचे कंपनी में काम करवाएंगे, अपने ऑफिस में काम करवाएंगे, तो हमारे स्वामी भक्त बन जाएंगे, क्योंकि हम उनको सैलरी देंगे। इस विषय में लॉर्ड मैकाले, जो कि गवर्नर जनरल था, उन्होंने अपने विवरण पत्र में एक लेटर में लिखा है कि इस समय हमें अधिक से अधिक यह करना चाहिए कि हमें एक ऐसा वर्ग तैयार करें या फिर ऐसा ग्रुप तैयार करें जो कि हमारी करोड़ों प्रजा के बीच दुभाषी का काम कर सके, जो शरीर और रंग से तो भारतीय हों, लेकिन विचारों से, उनमें गुण और जो उनका बौद्धिक स्तर, उनका माइंड का जो लेवल है, वो अंग्रेजों के जैसा हो। मतलब कि हमें भारत में ऐसी शिक्षा पद्धति लागू करनी होगी कि वो शरीर और रंग से तो भारतीय हों, लेकिन उनके विचार, उनके थॉट, उनका जो बौद्धिक सोचने का तरीका, वो सारा का सारा हमारे अंग्रेजों के जैसा ही हो। हम इसी वर्ग पर भाषाओं को परिष्कृत करने, पश्चिमी भाषाओं में से विज्ञान के शब्द उधार लेकर इन भाषाओं को समृद्ध बनाने और फिर ज्ञान को साधारण जनता तक पहुंचाने के लिए धीरे धीरे इन भाषाओं को उचित माध्यम बनाने का छोड़ सकते। मतलब इसने टोटली जो है भारत में अंग्रेजी भाषा को लागू करने का प्रयास किया। इसके बाद भारत के अनेक स्कूलों में, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई, जिनमें माध्यम क्या था पढ़ाई का? इंग्लिश मीडियम, अंग्रेजी भाषा में पढ़ाई करवाई जाती थी वहाँ पर। इन शिक्षा संस्थाओं में भारतीयों ने जब पश्चिमी साहित्य पढ़ा, मतलब पश्चिम अंग्रेजों की जो पुस्तकें थी, साहित्य की पुस्तकें, वहाँ के थिंकर्स ने जो पुस्तकें लिखी थी, वहाँ की जो पुस्तकें उन्होंने पढ़ी भारतीय लोगों ने अंग्रेजी माध्यम में, तो उनमें एकता की स्थापना हुई और उनमें राष्ट्रीयता की भावना भी विकसित हुई। बल्कि अपने देश को विदेशियों की गुलामी से मुक्त कराने का जज्बा भी भारतीय लोगों में उत्पन्न हो गया, क्योंकि वो वहाँ पर इटली की एकता को पढ़ते हैं, जर्मनी के एकीकरण को पढ़ते हैं, तो उन सभी चीज़ों से, वहाँ के विचारकों से, वहाँ के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनसे इंस्पायर हुए, उनसे प्रभावित हुए और उन्हें अपने देश के प्रति जो है ये सारे सपने देखने लगे कि हम भी अपने देश भारत को इस प्रकार से आज़ाद करवा सकते हैं। ट्रेवलियन, जो कि एक इतिहासकार है, काफ़ी फेमस है, तो उन्होंने 1888 में लिखा था कि अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के लिए हितकर होगा, कि अंग्रेजी शिक्षा जो हम भारत में ला रहे हैं वो भारत में अंग्रेजी राज स्थापित करने के लिए हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, ये अंग्रेज कह रहे हैं। लेकिन वह भूल गया था कि अंग्रेजी साहित्य जो है वो स्वतंत्रता की उदार भावनाओं से परिपूर्ण है। लेकिन अंग्रेजों ने अंग्रेजी माध्यम में यहाँ पर पढ़ाई तो शुरू करवा दी, इंग्लैंड में जो पुस्तकें थी उनको भी यहाँ पर लागू करवा दी, लेकिन अंग्रेज ये भूल गए कि उन पुस्तकों में जो है स्वतंत्रता की जो है प्रेरणा दी गई है और उदार भावनाएं, नरम स्वभाव के बारे में बताया गया, तो कहीं भारत के लोग इन पुस्तकों को पढ़ने से जागरूक ना हो जाए। ये बात अंग्रेजों को दिमाग में नहीं रही, उनके ध्यान में नहीं रही। इसके द्वारा राष्ट्रीयता एवं स्वाधीनता की भावना को प्रोत्साहन मिलेगा, ये अंग्रेजों को ध्यान नहीं रहा। ये एक इतिहासकार ने कहा है कि अंग्रेजों ने भारत में लागू तो करवा दी, लेकिन उनको ये ध्यान नहीं रहा कि इन पुस्तकों को पढ़ने से भारतीयों में भी जागरूकता आ सकती है। तो इतनी कोटेशन आपको ये दीनानाथ वर्मा, ये भी इतिहासकार है, ये भी इनकी जो है परिभाषा इन्होंने बताई, तो इतना ज़रूरी नहीं है। ट्रेवलियन वाली जो है इम्पोर्टेंट है, आप इसको लिख सकते हो पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है यातायात के साधनों का विकास, कि जो ब्रिटिश काल में भारत में यातायात के आधुनिक साधनों का विकास हुआ। यातायात के साधनों में हम देखते हैं रेल का विकास, जो कि अंग्रेजों ने अपने फ़ायदे के लिए किया, क्योंकि उन्हें माल को ढोने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह माल को ले जाने के लिए जो है किसी यातायात के साधन की ज़रूरत थी। इसीलिए जो है उन्होंने 1853 में जो है भारत में रेल चलवाई थी अपने फ़ायदे के लिए। लेकिन इससे जो है भारतीयों का भी विकास हुआ, हमारे देश में रेल चली तो हमारे देश का विकास हुआ, हमारे देश की तरक्की हुई, रेल में जो है कई लोगों को काम भी मिला और इधर से उधर जो है व्यापार भी अच्छा होने लगा। 1853 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में जो है पहली रेल चली थी। तो 1853 में पूछ सकता है आपसे एक फैक्ट में,
कि जो भारत में पहली रेल जो है वो कब चली, 1853 में। और उस समय जो है वायसराय कौन था, तो लॉर्ड डलहौजी। देखते ही देखते भारत के प्रमुख नगरों शहरों को रेल लाइन के द्वारा जोड़ दिया गया, मतलब रेलों का जाल बिछा दिया गया। एक शहर से दूसरे जो शहर थे उन तक रेल चलने लगी। इसके अतिरिक्त सड़क का भी विकास हुआ, सड़कें भी बनने लगी, उन पर भी यातायात के जैसे बस हो गई, कार हो गई, इन सब का भी धीरे धीरे विकास हुआ। डाक एवं तार विभाग के एक से दूसरी जगह डाक पहुंचाने का और एक जो है टेलीफोन का भी आविष्कार हो गया। एक दूसरे से हम दूर बैठे बातचीत कर सकते थे उस समय। तो यातायात के इन सभी साधनों के विकास से भारतीयों में एकता एवं राष्ट्रीय चेतना के भाव विकसित हुए, क्योंकि अब एक जगह से दूसरी जगह जो है लोगों से बात कर सकते थे, एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जल्दी यात्रा कर सकते थे। तो कहीं ना कहीं जो है अगर एक राज्य का या एक शहर के लोग प्रभावित हो रहे थे, उनमें जागरूकता आ रही थी, तो उन्होंने दूसरे शहर में या गांव में जाकर भी उस जागरूकता को फैलाया। ऐसे करके जो है लोग जुड़ते चले गए। अब लोग रेलों में सवार होकर जातीय भेदभाव से ऊपर उठकर एक दूसरे की समस्याओं और तत्कालीन उस समय की जो राजनीति थी, उस समय की जो सरकार अंग्रेजी सरकार चला रही थी, उसके बारे में विचार विमर्श करते थे। इसके अलावा डाक एवं तार के द्वारा दूर दराज के प्रदेशों या राज्यों में अपने सगे संबंधियों का हालचाल पूछ सकते थे। भारत के लोगों के बारे में बताया गया है कि यातायात के साधनों से भारतीयों को कितनी सुविधाएं मिली थी। राष्ट्रीय आंदोलन में भी यातायात एवं संचार के इन्हीं साधनों को अपनाया गया और इनके कारण जो भारतीयों को काफ़ी फायदा भी पहुंचा, क्योंकि एक जगह आंदोलन होता था तो दूसरी जगह जो है जल्दी से पहुंचा जा सकता था और दूसरी जगह उस आंदोलन के या विद्रोह की सूचना आसानी से दी जा सकती थी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है समाचार पत्रों का योगदान, कि ब्रिटिश राज में आधुनिक समाचार पत्रों का जोरों पर विकास हुआ। जो हमारे आज के समय में न्यूज़पेपर आते हैं उनका आविष्कार भी अंग्रेजों ने किया और उसमें जो है काफ़ी ट्रेंड में था, क्योंकि स्टार्टिंग थी समाचार पत्र छपने की। लोगों को अखबार पढ़ने में मज़ा आता था, उनको इंटरेस्ट लेकर वो सारी खबरें जो है A to Z पढ़ते थे और उन्हें देश की राजनीति के बारे में आम जनता को भी पता लगने लगा। आरंभ में यूरोपियों मतलब अंग्रेजों ने ही भारत में मुद्रणालय मतलब जो प्रिंटिंग प्रेस होती है जहाँ पर पुस्तकें छपते अखबार छपते हैं उसकी स्थापना की थी। उन्होंने अनेक समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं प्रकाशित की। यूरोपियों में जो है सबसे पहले जो छापाखाना या प्रिंटिंग प्रेस है वो पुर्तगालियों ने स्थापित की थी भारत में। तो इस प्रिंटिंग प्रेस में समाचार पत्र छपते थे, पत्रिकाएं मतलब जो मैगजीन वगैरह होती है वो छपती थी। धीरे धीरे भारतीयों ने भी मुद्रणालय स्थापित मतलब प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना करनी शुरू कर दी अपने लेवल पर। अब भारतीय भाषाओं मतलब हिंदी में भी संस्कृत में भी जो है समाचार पत्र छपने लगे। इन समाचार पत्र पर समय समय पर जो है अंग्रेजी सरकार द्वारा प्रतिबंध भी लगाया गया। इनके बावजूद भी समाचार पत्रों का विकास जारी रहा। तो प्रतिबंध क्यों लगाया? क्योंकि इन समाचार पत्रों में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ बातें छपती थी जो कि अंग्रेजी सरकार बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसलिए अंग्रेजी सरकार जो है इन समाचार पत्रों को प्रतिबंधित कर देती थी कि आज के बाद जो है यह समाचार पत्र इस प्रिंटिंग प्रेस में नहीं छपेगा, अदरवाइज जो है आप पर जुर्माना लगेगा, आपको जेल में डाल दिया जाएगा। 1877 तक भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों की संख्या जो है 169 पहुंच गई। मान लीजिए 170 के आसपास 1877 तक 170 अखबार जो थे वो भारत की भाषाओं में छपते थे अलग अलग शहरों में। अंग्रेजी एवं भारतीय भाषाओं में प्रकाशित समाचार पत्रों में उनके कुछ नाम दिए गए हैं जो कि काफ़ी फेमस हैं, जो कि आपको याद भी रखने की ये भारतीय भाषाओं में छपते थे। तो पहला है पैट्रियाट, नेक्स्ट द इंडियन मिरर भारत का दर्पण, द बंगाली द अमृत बाजार पत्रिका, इंदु प्रकाश, सोम प्रकाश, द केसरी, द बॉम्बे क्रॉनिकल, द आंध्र प्रकाशिका, सुबोध समाचार पत्र, द कोहिनूर, द हिंदू, द ट्रिब्यून काफ़ी फेमस दिए गए हैं, लेकिन बॉम्बे क्रॉनिकल तक जो आपको ज़्यादा याद रखने क्योंकि ऊपर वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इंडियन मिरर, द बंगाली, द अमृत बाजार, इंदु प्रकाश, सोम प्रकाश, द केसरी, बॉम्बे क्रॉनिकल और फिर जो हिंदू टाइम्स, ट्रिब्यून, ये समाचार पत्र जो थे वो काफ़ी इम्पोर्टेंट थे, काफ़ी फेमस थे और इनमें जो है अंग्रेजी सरकार के खिलाफ बातें छपती थी। जो अंग्रेजी सरकार के शासन करने का भारत में तरीका था उसके खिलाफ जो इन समाचार पत्रों में खुलकर छापा जाता था। इन ब्रिटिश सरकार की आलोचना इन समाचार पत्रों में की जाती थी। भारतीयों में स्वतंत्रता, समानता और राष्ट्रीयता आदि की जो ओतप्रोत बातों का संचार किया जाता था। तो इस विषय में जो है मुनरो एक इतिहासकार है, उन्होंने क्या कहा है
कि एक स्वतंत्र प्रेस मतलब कि एक प्रिंटिंग प्रेस जो कि आज़ाद है कुछ भी छापने के लिए, विदेशी राज्य एक दूसरे के विरोधी होते हैं कि दूसरे लोग अगर यहाँ पर राज कर रहे हैं तो अगर उनके बारे में अखबारों में खुलेआम छप रहा है तो वो एक दूसरे के विरोधी होंगे, एक दूसरे के दुश्मन होंगे, अतः दोनों साथ नहीं चल सकते। अगर आपको याद रहता है तो लिख देना, बताएं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ब्रिटिश शासन के विरोध के बावजूद इन समाचार पत्रों ने भारतीयों में राष्ट्रीयता का खूब प्रचार प्रसार किया। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि मध्यम वर्ग का योगदान। मध्यम वर्ग में कौन आते थे? वकील, इंजीनियर, डॉक्टर, और जो ये कहीं भी ऑफिस में काम करते थे, क्लर्क वगैरह कर्मचारी थे जो सरकारी, वो थे। जबकि किसान जो है और जो आम जनता थी वो मध्यम वर्ग में उस समय नहीं शामिल थी। तो भारतीयों में राजनीतिक चेतना जागृत करने में या जगाने में जो है मध्यम वर्ग ने काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस वर्ग का उदय 19वीं शताब्दी के मध्य तथा 20वीं शताब्दी की शुरुआत में हुआ। तो 19वीं शताब्दी के मध्य मतलब 1850 से लेकर 20वीं शताब्दी की शुरुआत मतलब 1900, आप ये मान लो 1950 तक जो है वो ज़्यादा विकास हो। 1901, 2, 3, 4 ऐसे करके जो इस समय तक जो है ज़्यादा विकास हुआ था। तो तो इस वर्ग में या मध्यम वर्ग में कौन कौन शामिल थे? वकील, अध्यापक, डॉक्टर, उद्योगपति, जो बड़े बड़े उद्योगपति थे, व्यापार करने वाले, शिक्षित लोग आदि आते थे। यह वर्ग जो अपने अधिकारों के प्रति काफी सचेत था कि यह वर्ग जो है मुझे ना बहुत तेज जो है जुकाम हुआ है, इसलिए थोड़ी तबीयत खराब है, जिसके कारण थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा था, माफ़ कीजिएगा। तो यह वर्ग जो अपने अधिकारों के प्रति सचेत था क्योंकि यह पढ़ा लिखा वर्ग था, तो इसे अपने बारे में, अपने अधिकारों के बारे में, स्वतंत्रता, समानता, इन सभी का महत्व जो है थोड़ा सा ज़्यादा पता था आम जनता से। इस वर्ग ने पश्चिमी भाषा अंग्रेजी भाषा सीख ली और उनको ब्रिटिश राज में कुछ नौकरियां भी मिलनी शुरू हो गई। इस वर्ग को, मध्यम वर्ग को विश्वास हो गया कि ब्रिटिश शासन के अधीन उनके हित, उनका देश, उनकी तरक्की जो है सुरक्षित नहीं है, ना ही संभव है। अतः इन लोगों ने भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। तो इस वर्ग ने जो है, इन्होंने जो है लोगों को जागरूक करना शुरू कर दिया, क्योंकि पढ़े लिखे थे। इनको पता था कि जब तक आम जनता को जागरूक नहीं किया जाएगा, आम जनता का साथ नहीं लिया जाएगा, तब तक अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करना असंभव है और उनको इस देश से बाहर निकालना भी मुश्किल है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में भी जो है इसी वर्ग ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जो कि हम आगे टॉपिक कर रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी। तो मध्यम वर्ग का भी काफ़ी अच्छा खासा योगदान था इसमें। तो है ना, एक क्लास और हो जाएगी, हमारा काफ़ी पड़ा है, तो मेरी थोड़ी तबीयत भी खराब है, तो बाकी के जो पॉइंट्स हैं मैं आपको 9 से आगे वो जो है नेक्स्ट क्लास में प्रोवाइड करवा दूंगी। तो इस तरह से जो है राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारणों में जो हमारे 3 क्लास हो जाएगी इस टॉपिक पर, जिसमें कि मैंने आपको सारे पॉइंट्स को बहुत डिटेल से जो है एक्सप्लेन कर करके समझाया है। आप साथ में नोट्स भी बना सकते हैं आसान भाषा में। अगर आपको बुक की लैंग्वेज ईजी लग रही है तो आप इसको भी जो है ऐसे मैं PDF भेज दूँगी टेलीग्राम ग्रुप में, तो वहाँ से आप PDF को डाउनलोड करके जो इनको आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। तो आई होप आपको क्लासेज अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको क्लासेज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिए। अभी भी जो है फ़िलहाल में जो मैं टॉपिक करवा रही हूँ उन पर व्यू नहीं आते इतने, क्योंकि आप शेयर नहीं करते और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक क्लासेस नहीं पहुँच रही हैं। तो आप जब तक क्लास को शेयर नहीं करोगे, बच्चों तक क्लास नहीं पहुँचेगी, तब तक हमारे जो है क्लास पर व्यू नहीं आएंगे। और व्यू नहीं आएंगे तो वही बात है ना, 2-4 बच्चे देखते हैं तो उनको पढ़ाने से फिर क्या फ़ायदा। अगर 15-20 व्यू आ रहे हैं क्लास पर तो वो कोई व्यू मत मानिए। जब तक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक यह क्लास जाएगी और उनको भी है अपना टॉपिक या अपना कंसेप्ट क्लियर करने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिए, अपने स्टेटस पे लगाइए, ताकि जिनको भी हिस्ट्री पढ़ना है और ये टॉपिक करना है आधुनिक भारतीय इतिहास में, तो इस टॉपिक को वो आसानी से कर सके। और ये टॉपिक जो है BA वगैरह ग्रेजुएशन में का आता है, तो उन बच्चों के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओके, थैंक यू एवरीवन।